2 शॉल में ठंड गुजारने वाली 10 बहू। अरे हम भी तो इस घर में रहते हैं, जिस तरह ये शॉल तुम्हारी है ठीक उसी तरह हमारी भी है। हमें भी ठंड लग रही है, हमको भी शॉल दो। बस 5 मिनट पहले ही तो ये शॉल ली है मैंने, और तुम हो कि इसे मुझसे छीन रही हो। अरे आज मैंने घर का कितना सारा काम किया है, तुम्हें क्या मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? तुम्हें समझा रही हूँ, चुपचाप से शॉल दे दो वरना मैं इसे छीन लूंगी, समझी? आखिरकार क्यों इस कड़कड़ाती ठंड में ये सभी 10 बहू उन 2 शॉल को लेकर आपस में लड़ रही थी? क्या उनके पास इस ठंड से बचने के लिए ये 2 शॉल ही थी या कोई और कारण था? आइए जानने के लिए कहानी में चलते हैं। क्या मुसीबत है, ठंड में भी हमारे पास गुजारे के लिए सिर्फ ये 2 शॉल ही बची हैं। कब तक इन्हीं 2 शॉलों में गुजारा करना होगा? दिन में ठीक से इन्हें ओढ़ नहीं पाते और रात में ठीक से सो नहीं पाते। मेरी तो ठंड से कपकपी ही छूटने लग गई है। हमारे पति तो बाहर काम के सिलसिले में हमेशा फैक्ट्री में ही रहते, उन्हें क्या ही पता कि हम लोग यहाँ ठंड से कितना परेशान हो रहे हैं। ऊपर से जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है तब से शॉल के दाम तो दुगने हो चुके हैं। शॉल ओढ़ने की बारी तो आज मेरी थी ना, फिर तुम दोनों ने आज शॉल क्यों ओढ़ रखा है? आज सोमवार है और सोमवार के दिन मैं शॉल ओढ़ती हूँ। चलो ये शॉल मुझे दो। पता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, सोमवार के दिन मैं ही शॉल ओढ़ती हूँ, तुम नहीं। अरे बस करो, तुम लोग किस तरह शॉल के लिए लड़ रही हो? अरे इन 2 शॉल के अलावा हमारे पास है ही क्या? हम सभी को मिलकर इन 2 शॉल में गुजारा करना होगा, वरना हम सब लड़ते ही ठंड में तड़पते तड़पते मर जाएंगे। सभी 10 बहू के पास इस ठंड से बचने के लिए सिर्फ ये 2 शॉल थी, जिसके चलते अगर एक दिन ये शॉल एक बहू ओढ़ती थी तो दूसरे दिन कोई दूसरी बहू। बारी बारी करके सभी बहुएं एक एक करके शॉल ओढ़ती हैं, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से इन 2 शॉल में गुजारा करना 10 लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। जब जब इन बहुओं के पति काम खत्म कर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपने घर आते तो हमेशा ये सभी बहू अपने पतियों से नई शॉल और गर्म कपड़े मांगा करती थी। सुनिए जी, कब तक हम इन 2 शॉल में गुजारा करेंगे? ये 2 शॉल भी मरने से पहले माँ जी हमें दे गई थी। आप लोग तो फैक्ट्री के काम के बहाने वहाँ सो जाते हैं, लेकिन जरा हमारा तो सोचिए कि हम इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे गुजारा करती होंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों की ऐसी हालत देखकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम सब तो अच्छे से जानती हो कि मरने से पहले पिताजी ने घर के गुजारे के लिए जो पैसे लिए थे उसका कर्ज हम आज तक चुका रहे हैं, और उसे चुकाने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। अपने पतियों की बात सुनकर सभी बहुएं निराश हो जाती हैं। हमारे पति तो कुछ करने से रहे, अगर इस ठंड से बचना है तो हमें कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी, वरना जितने पैसे हमारे पति हमें खर्च के लिए भेजते हैं उसमें तो हम एक भी शॉल नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, हम कल से ही नौकरियों की तलाश करेंगे। सभी 10 बहुएं अलग अलग जगहों पर काम ढूंढती हैं, लेकिन कहीं उन्हें काम नहीं मिलता, और आखिर में थक हार कर सभी बहू एक शॉल की फैक्ट्री में जाती है, जहाँ उन सभी को एक साथ काम मिल जाता है। उस शॉल की फैक्ट्री में सुंदर सुंदर नई तरह की शॉल बन रही थी। वो सभी काफी खुश होती हैं। शॉल कितनी ज्यादा सुंदर है ना, लेकिन काफी महंगी भी है। काश हम इन शॉल को खरीद पाते, लेकिन हमारी किस्मत में तो ऐसी शॉल लिखी ही नहीं है। सभी 10 बहुओं में से 5 बहू की शिफ्ट सुबह के टाइम थी और 5 बहू की शिफ्ट रात के टाइम थी, जिसके चलते जो 5 बहुएं पहले फैक्ट्री जाती वो उन दोनों शॉल को ओढ़ लेती, और जो घर में रहती वो बिना शॉल के ही गुजारा करती हैं। शीतल, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कुछ तो करो। हे भगवान, इसका शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। ये लोग कहाँ रह गए? इनको शिफ्ट तो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है, अभी तक आए क्यों नहीं? तुम लोग पूनम का ध्यान रखो, मैं जब तक थोड़ा तेल गरम करके लेकर आती हूँ, तेल से हाथ पैर की मालिश करूंगी तो इसे थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। शीतल चूल्हे पर थोड़ा सा तेल गरम करके ले आती है और पूनम के हाथ पैर की मालिश करने लगती है। वहीं इतने में वो बाकी बहुएं अपनी शिफ्ट खत्म करके आ जाती हैं, जिसे देख उर्मिला जल्दी से उनसे शॉल लेकर पूनम को उड़ा देती है। बस थोड़ी देर और, फिर देखना तुम्हारे शरीर में हल्की हल्की गर्मी पैदा होने लगेगी और ठंड अपने आप दूर हो जाएगी। हमें माफ करना पूनम, फैक्ट्री में हीटर लगा हुआ है ना, इसलिए हमारा हीटर के सामने से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। हम नहीं जानते थे कि हमारे पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन हम क्या करें, दिन भर तो ठंड से तड़पते रहते। जब तक फैक्ट्री में रहते हैं तब तक कि हमें थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है, वरना इस ठंड से कहाँ हमें इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। बीतते समय के साथ साथ अब इन सभी लोगों की ठंड में काफी हालत खराब होने लगी थी, और अब जहां ये सभी बहुएं पहले प्यार में आपस में उन शॉल को बांटकर इस्तेमाल करती थी, वहीं अब इन सब के बीच शॉल को लेकर लड़ाई होने लगी थी। अरे हमें भी ठंड लगती है, हम लोग कब तक गुजारा करेंगे? एक तो तुम लोग फैक्ट्री में भी शॉल ओढ़कर चली जाती हो, जरा हमारे बारे में भी तो सोचो।
इन लोगों को हमारी क्या ही फिक्र है। अगर होती तो कम से कम ये शॉल तो हमें देकर जाती, ना कि शॉल ओढ़कर फैक्ट्री में हीटर के सामने बैठती। आए दिन उन सभी बहुओं में शॉल को लेकर लड़ाई होती रहती थी, लेकिन बेचारी कितनी भी लड़ाई कर लें, गुजारा तो उन्हें एक साथ ही करना था। ऐसी समय गुजरता रहता है और एक दिन 3 बज गए हैं, हमारी शिफ्ट का खत्म होने का समय हो गया। चलो जल्दी चलो, वरना वो लोग फिर हम पर चिल्लाएंगे। और नहीं तो क्या, याद नहीं परसों इसी चीज को लेकर कितनी लड़ाई हुई हम लोगों में। इन बहू की फैक्ट्री का मालिक दिवाकर ये नोटिस करने लगा था कि पहले ये जहां बहुएं ज्यादा देर तक बैठकर हीटर के सामने शॉल बनाती थी, वहीं अब ये सभी बहुएं समय से उठकर चली जाती हैं। साथ ही साथ ये सभी बहू अक्सर फैक्ट्री में जगह जगह कटी फटी और खराब शॉल देखा करती थी, जिसे वो ले जाकर घर में ओढ़ सके। तुम लोग यहाँ इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? नहीं, वो इन सभी डिजाइनर शॉलों में कोई कटी फटी शॉल ना हो, हम तो बस वही ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें भी तो हमें ठीक करना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इन सभी बहू का महीना खत्म होने वाला होता है और तनख्वाह मिलने का दिन करीब आ रहा होता है। अब तो बस 10-15 दिन और फिर हमारी तनख्वाह हमें मिल जाएगी और हम सब लोग नई शॉल ला सकेंगे और फिर हमें इन शॉलों के लिए आपस में लड़ना नहीं होगा। हम शॉल के साथ साथ पहनने के लिए गर्म कपड़े भी लेकर आएंगे और अगर हो सका तो एक छोटा सा हीटर भी। सभी बहुएं अपनी तनख्वाह के लिए काफी ज्यादा खुश थीं। दिन गुजरता है और आज महीने की पहली तारीख थी। दिवाकर फैक्ट्री के सभी कारीगरों को बुलाकर एक एक जगह इकट्ठा करता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने आज तनख्वाह के लिए आप सभी को इस तरह इकट्ठा किया है। दरअसल आज मैं आप लोगों को सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बल्कि उपहार के रूप में कुछ देना भी चाहूंगा। लेकिन ये उपहार आप लोगों में से सिर्फ उन चंद लोगों को ही मिलेंगे जिन्होंने इस महीने सबसे ज्यादा शॉल बनाई है और अच्छे से काम किया है। उनको मेरी तरफ से इस फैक्ट्री की सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल दी जाएगी। लेकिन ये चंद लोग होंगे कौन? ये तो बहुत खुश नसीब होंगे ना कि इन्हें तनख्वाह के साथ साथ शॉल भी मिल रही है। काश हम लोग को भी शॉल मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शॉल तो यहाँ के पुराने कारीगरों को ही मिलेगी, क्योंकि हमसे अच्छा काम तो वही लोग करते हैं। फैक्ट्री में खड़े सभी लोग सोच रहे थे कि किसको सेठ की तरफ से शॉल दी जाएगी। तभी सेठ उन सभी 10 बहुओं को बुलाता है और सबको उनकी तनख्वाह के साथ साथ एक एक नई शॉल देता है। तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मेरी तरफ से ये उपहार। जिस तरह तुमने इस महीने काम किया है, हर महीने तुम्हें अच्छे से अच्छा काम करना है। तनख्वाह के साथ साथ एक नई शॉल मिलने पर उन सभी बहू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जिसके बाद अब सभी कारीगरों को उनकी तनख्वाह मिलती है और वो सब काम पर लग जाते हैं कि तभी दिवाकर उन सभी 10 बहुओं के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ 2 शॉल थी। उस दिन मैंने तुम लोगों का पीछा किया था और मैं तुम्हारी हालत देखा। मैं हमेशा नोटिस करता था कि फैक्ट्री में तुम लोग कितना ज्यादा काम करती हो और हमेशा परेशान रहती हो। तुम लोगों के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही शॉल हैं, इसलिए मैंने तुम सभी को ये शॉल दी। हमें नहीं पता था कि आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग हैं। आपने हमारी परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया और हमें ये 10 शॉल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अब तो हम और मन लगाकर काम करेंगे। 10 शॉल के मिलते ही उन सभी बहुओं की खुशी तो जैसे मानो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। अब वो सभी बहुएं उन 10 शॉल को ओढ़कर काफी खुश थी। वहीं मिली हुई तनख्वाह से अपने लिए गर्म कपड़े भी ले लेती हैं और उस शॉल की फैक्ट्री में काम करके आराम से अपने इस ठंड के मौसम को गुजारती हैं और अपने परिवार के लिए नई रजाई और सास के लिए भी नई शॉल लेकर आती हैं। उर्मिला अपनी चारों बहू को देखकर अपने 5वें बेटे मोहित से कहती है, अरे जब तेरे चारों भाइयों ने शादी कर ली है तो अब तुझे शादी करने में क्या दिक्कत हो रही है? अरे तेरी भी शादी हो जाएगी तो कम से कम हम दोनों बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? 23 साल का हूँ मैं। कोई लड़की पसंद करोगी वो 21 साल की होगी। अरे छोटे हैं हमें कितने, हमारी शादी की उम्र थोड़ी ना है अभी। कहीं ना छोटे हो, मैं अभी कम उम्र में ही थी, शादी करके आई थी और मैंने भी सबको संभाल लिया था। तुम कोई अनोखे नहीं हो और वैसे भी वो लड़की जो भी आएगी समझदारी तो होगी। 2 भाई ने अपने पसंद से शादी की है, 2 घर वालों की पसंद करके आए हैं और एक जो आएगी वो थोड़ी छोटी होगी बस, और क्या। माँ आप ये बोलो ना सीधा कि आप ठान के ही बैठी हो कि मेरी शादी करवानी ही है, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, कितना भी बोलूं। अरे देवर जी, क्या ही परेशानी है शादी करने में? आज नहीं तो कल आपको शादी तो करनी पड़ेगी। कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? जब आप सब एक तरफ हो तो मुझे भी उसी तरफ आना पड़ेगा, वरना तो ऐसे चल नहीं पाएगा। मोहित शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों में मोहित की शादी शीतल नाम की लड़की से हो जाती है। उर्मिला आरती उतारते हुए अपनी बहू से कहती है, चलो अब मेरी 5वीं बहू भी आ गई, अब तुम 5 इस घर को संभालो, मेरी तो सारी जिम्मेदारी खत्म।
माँ जी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई है और अब हमारी शुरू। अब आप चिंता मत करिए, आपकी 5 बहुएं इस घर को बहुत अच्छे से संभालेंगी भी और संवार कर भी रखेंगी। हाँ, आपको कभी कोई चिंता नहीं होने देंगे। कुछ दिनों में ठंड का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे सोनम बहू, नहाने के लिए पानी गर्म कर दे। माँ जी, हमारे गांव में ना पानी गर्म करने के लिए एक लोहे का यंत्र बनाते थे, उसमें ठंडा पानी डालो और गर्म पानी निकलता था, तो मैं भी छत पर बना देती हूँ। वहीं छत पर मिट्टी भी पड़ी है और कुछ लकड़ी भी है। लेकिन बहू, वो बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में गीजर भी है और पानी गर्म करने के लिए रॉड भी है, तो उसी से पानी गर्म कर दे। इतनी मेहनत क्यों करनी है? माँ जी, बात मेहनत की नहीं है, ये जुगाड़ है। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरा ये जुगाड़ देखेंगी ना तो तारीफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाएंगी। सोनम अपनी सास की बात नहीं मानती और छत पर जाकर जुगाड़ करने लग जाती है। यहाँ छत पर कितनी ज्यादा ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, पर कोई बात नहीं। अब देखना, मेरा ये जुगाड़ घर में इतना मशहूर होगा ना, सब मेरी तारीफ करते रहेंगे। पानी गर्म हो जाएगा, इससे आसानी से बिजली बचेगी, मेहनत बचेगी। कुछ देर बाद सब लोग छत पर जाते हैं। बहू, ये क्या, तूने पूरी छत पर ये मिट्टी वाला पानी क्यों गिराया हुआ है? और ये लोहे के कटे हुए टुकड़े, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी के पैर में लग जाएंगे तो। माँ जी, मैं तो सबके लिए पानी गर्म करने का यंत्र बना रही थी जो हमारे गांव में चलते, लेकिन यहाँ तो बन ही नहीं पा रहा है। अरे, जब जो चीज होती नहीं है तो वो क्यों ही करना, तुमने सारा काम खराब कर दिया। अब छत पर से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े कैसे साफ होंगे? उससे किसी को लग जाएगी तो। अब मैं क्या करूँ? बस करो तुम लोग। अरे, जुगाड़ करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास वो चीज पहले से ही मौजूद, सुबह से लगी पड़ी है। मैंने कब से बोला हुआ था पानी गर्म करने के लिए, ना पानी गर्म हुआ और ना ही तेरा ये जुगाड़ तैयार हुआ। सब मिलकर ठंड में अब छत साफ करो। ऐसे ही दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मिला मेघा से कहती है, बहू, ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है और ठंड में इतना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आज कुछ अच्छा बना दे। माँ जी, आज खाने में सोच रही हूँ सबके लिए साग बना दूं, लेकिन चूल्हे पर। बहू नहीं, रहने दे। उस दिन तेरी जिठानी ने पता नहीं क्या बनाने का जुगाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खराब हो गया था। तू कुछ ऐसा मत कर, हमारे घर में चूल्हा नहीं है, गैस है, इस पर बना दे। अरे ससुर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रहे हैं। पता है चूल्हे पर साग रोटी कितनी बढ़िया बनती। आप चिंता मत कीजिए, मैं चूल्हे पर ही साग रोटी बनाऊंगी और ऐसा साग रोटी बनाऊंगी, आप सब लोग मेरी तारीफ करते हुए रुक नहीं पाएंगे। साग बनाने के लिए चूल्हा पहले बनाना पड़ता है। वो भी बन जाएगा माँ जी। मेघा रसोई घर में ही चूल्हा बनाने लगती है। चूल्हा तो बनने वाला है, अब बस एक बार जल्दी से चूल्हा बन जाए और चूल्हे पर साग रोटी बनाऊंगी, तब फिर देखती हूँ कि सब कितना स्वाद लेकर खाएंगे मजे से। जैसे तैसे मेघा चूल्हा बना लेती है और चूल्हे पर फिर जैसे ही आग जलाकर वो साग बनाने लगती है कि पूरे रसोई घर में धुआं भर जाता है। अब क्या करूँ, ये तो रसोई में पूरा धुआं हो गया, यहाँ पर तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। खिड़की खोलती हूँ। मेघा खिड़की खोलती है, लेकिन फिर भी धुआं का कुछ हो ही नहीं रहा था। धुआं पूरे घर में भर जाता है और उर्मिला आती है। अरे बहू, ये क्या है? पूरे कमरे में धुआं जा रहा है, घर में धुआं भर गया है। माँ जी, मैं तो चूल्हा जलाया था, पता नहीं कैसे धुआं हो गया। चूल्हा घर में जलाएगी तो धुआं ही होगा ना। अरे, चूल्हे को खुले में बनाते हैं, चुपचाप से चूल्हा हटाओ और सब साफ करो। यहाँ से जो भी बनाना है वो बस गैस पर ही बनेगा। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, ये जुगाड़ नहीं, गंवार बना है। कुछ दिनों बाद महेश और उर्मिला काफी सारे कपड़े नीलम को देते हैं। ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, घर के पर्दे भी है, जूते भी है, और सारे कपड़े अलग अलग धोना, क्योंकि एक ही में धोने लगोगी ना तो मशीन खराब भी हो सकती है, और इसके अलावा मशीन पर लोड भी पड़ेगा। कपड़ों का रंग भी एक दूसरे पर जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है। बहू, इसमें कुछ गलती मत कर दियो, वैसे ही बहुत खून पिया है तुम पांचों ने हमारा। ठीक है पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं धो दूंगी। नीलम सारे कपड़े जूते लेकर धोने के लिए जाती है और मशीन चालू करती है। मैं अगर अलग अलग धोऊंगी तो टाइम भी लगेगा, बिजली भी इस्तेमाल होगी और ठंड भी लगती रहेगी मुझे। इससे अच्छा मैं एक ही साथ धो देती हूँ। नीलम एक ही बार में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिसकी वजह से एक धमाके की आवाज आती है। हे भगवान, ये कैसे धमाके की आवाज आई? धमाके की आवाज सुनकर सब घर में आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं पापा जी, मैंने तो सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाले थे और अचानक आवाज आ गई। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बहू, तू कुछ करती ना तो ऐसे नहीं होता। तूने सच में कुछ नहीं किया, इसीलिए ऐसा हो गया। भगवान, ये कैसी अनोखी बहुएं आ गई हैं।
कुछ दिनों बाद चौथी बहू नीतू घर में ही आग जला देती है। कितनी बढ़िया आग जलाई है, सही है। आग की गर्माहट से सब लोग वहाँ आते हैं। ये तुमने घर में आग क्यों जलाई? मेरी व्हाइट शर्ट रखी थी यहीं पर, काली हो गई है। हीटर के आगे स्क्रीन खराब हो जाती, इसीलिए आग जलाई थी मैंने। आग नेचुरल रहती है। मेरी प्यारी बहू, तुम अपने मन से कुछ मत करो। अरे हमारे घर में अभी अभी पेंट हुआ था, शादी के टाइम पर सब काला कर दिया। हमारे घर में आग जलाने की जरूरत नहीं थी, हीटर है तो। अपने परिवार वालों को जैसे पांचों बहुएं अपने अनोखे अंदाज में सताई रही होती हैं। दिन निकल रहे थे, सर्दी भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू शीतल पूरे घर में हर जगह कालीन बिछा देती है। अच्छा है, अब जमीन पे कालीन रहेगी, किसी को ठंड नहीं लगेगी। अरे बहू, कालीन बिछाकर तूने काम तो अच्छा किया, लेकिन कालीन पूरे घर में बिछाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम बैठते वहीं बिछा देती। माँ जी, मैं आपकी बाकी की चारों बहू की तरह गंवार नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। पूरे घर में हर तरफ कालीन बिछा देती है। मंदिर में जल रहे दिए से चिंगारी कालीन की तरफ पड़ती है और जिससे कालीन और फिर सोफा जलने लगता है। अरे बचाओ, सोफा जल रहा है, कोई आओ। नीतू की आवाज सुनकर सब लोग आते हैं और सब लोग मिलकर सोफा भी जलने से बचाते हैं। जल्दी से सारी कालीन भी हटाते हैं। ये क्या पागलपन है? पूरे घर में किसने कालीन बिछाई? मैंने बिछाई थी। देख लिया, क्या हो गया तुम्हारी कालीन बिछाने से? अरे थोड़ा तो दिमाग लगा लेती। अब बस बहुत हो गया, तुम पांचों ने ना दिमाग खराब कर दिया है। अरे तुम लोग कुछ अनोखा नहीं कर रहे, तुम बस दिमाग खराब कर रहे हो। हमेशा कोई ऐसा जुगाड़ ले आओगी जिससे पूरे घर का नाश मार देना है। अगर आज कोई हादसा हो जाता तो। माँ जी, आप सही कह रही हैं, हम लोग सच में बेवकूफ हैं। आज के बाद हम कुछ भी करेंगे तो पूछ के ही करेंगे, या फिर अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। हाँ, अब हम ऐसा ही करेंगे। हमें तो ठंड के कहर से ज्यादा तुम पांचों के कहर का ज्यादा डर है। अगर तुम आज समझ गई तो हमारे लिए ही अच्छी बात है। इसी के साथ अंत में पांचों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर कोई अनोखा वो जुगाड़ नहीं।